जहां तक इस बात को लेते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने नक्सलियों के साथ में गठबंधन कर लिया है तो तुमने तो किसी को छोड़ा नहीं। तुमने तो यहां जो बेगुनाह लोग हैं उन सारे बेगुनाह लोगों को यूएपीए कानून के अंतर्गत बंद कर दिया, एनएसए में बंद कर दिया, गुंडा एक्ट उन पर लगा रहे हो। तुमने किसको छोड़ा है? तो तुम ये कह क्यों रहे हो? अगर तेजस्वी ने ऐसा किया है, तेजस्वी के परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है बीजेपी ने। तेजस्वी के परिवार के लगभग हर व्यक्ति के खिलाफ में तुमने मुकदमा बनाया, ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई, ये वो सब जो कुछ तुम कर सकते थे वो सब कुछ किया है तुमने। किसी हालत में कोई कसर आपने छोड़ी नहीं है। तो फिर तेजस्वी को क्यों छोड़ रखा है? अगर नक्सलीवाद के साथ में गठबंधन कर रखा है तो उन नक्सलियों के खिलाफ और इनके खिलाफ कार्रवाई करो। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि इस देश में अगर सबसे बड़े कोई आतंकवादी है, कोई आतंकवादी संगठन है, तो वो आतंकवादी संगठन है बीजेपी और आरएसएस। आतंकवादियों को पनाह देने वाला कोई है तो बीजेपी और आरएसएस, यही लोग हैं नक्सलवादी। नक्सलवाद को कैसे देखते हैं आप? नक्सल, कोई व्यक्ति अगर हथियार उठाता है तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण। क्या आपने कभी उन कारणों को जानने की कोशिश करी? नहीं। आपने लोगों को अभी आपने जो है यहां से झारखंड से एक बुजुर्ग हैं, 83 साल के बुजुर्ग फादर स्टैन स्वामी, उनको गिरफ्तार किया नक्सलवाद के आरोप में। समझ में आता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी जो मतलब हाथ भी कांपते, पार्किंसन की शायद उनको इस समय बीमारी भी है, उस व्यक्ति को। और वो कौन है व्यक्ति? जो व्यक्ति केरल से आके 50 साल से आके यहां आदिवासियों के लिए काम कर रहा, उनके हक के लिए लड़ रहा है। इसी तरह से आपने भीमा कोरे गांव में कितने ही लोगों को नक्सली बना के आपने जो है गिरफ्तार कर रखा है। चाहे वो आनंद तेलतुंबड़े साहब हों, चाहे वो गौतम नवलखा हों, चाहे सुधा भारद्वाज हों, जितने भी लोग हैं, एक नहीं है, कितने ही लोग हैं जिनको आपने बंद कर रखा है। अगर नक्सली है इससे के साथ में संबंध करा तो करके दिखाओ ना। आप करो क्यों, कह क्यों रहे हो? आपने सब कुछ कर रखा है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। हकीकत ये है कि इनके पास ऐसे झूठे आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई और रास्ता है नहीं, बचा नहीं है। इन्होंने कुछ किया नहीं है, देश का बेड़ा गर्क किया, देश को लूटा है और देश को लूट के अपने चंद उद्योगपतियों की झोली में सौंप दिया, डाल दिया है। इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं ताकि जनता जो है इस झूठे आरोप के बहकावे में आ जाए, लेकिन आएगी नहीं। नक्सली न वो थे न वो हैं। बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होता। बीजेपी के झूठे प्रचार को जनता समझ चुकी है और देश में अगर कोई नक्सली है तो ये कहने वाले स्वयं नक्सली हैं। इनसे बड़ा नक्सली, इनसे बड़ा आतंकवादी, इनसे बड़ा झूठा और देश को बर्बाद करने वाला कोई नहीं। और अगर इस तरीके से फिर से अगर पुराना राज आएगा, 15 साल पहले का राज आएगा, तो फिर से नक्सलवाद को बढ़ावा मिलेगा। इस पे प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इतना बहुत, माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रीमान महोदय, हुजूर, सरकार, इतना बताओ आप कि इन 15 साल में और पिछले 15 साल की जब तुलना कर रहे हो तो यह भी बताओ कि उन 15 साल में उद्योग धंधे कैसी स्थिति में थे और तुम्हारे समय में उसके बाद में कितने उद्योग धंधे लगे हैं। उसमें कैसे रोजगार नहीं था और तुम्हारे समय में कितने रोजगार मिले। उसमें अस्पतालों की क्या स्थिति थी, तुम्हारे समय में कितने अस्पताल बने। उसमें शिक्षा की कोई स्थिति नहीं थी, जैसे नीतीश भी बोल रहे थे। तो तुम ये बता दो तुम्हारे में कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटी बनी है, कितने लोगों की तरक्की हुई है और शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है। तुम ये भी बताओ कि तुम्हारा ही इसी भारत सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत जो सर्वे कराएगा उसमें नीतीश कुमार जी की बिहार की जो राजधानी पटना है सबसे गंदे शहरों में है, तुम्हारे सामने। और अभी का सर्वे है और मैं तो गया हूं जगह जगह, सड़कें टूटी पड़ी। आप कहीं चले जाइए बिहार की राजधानी पटना से, चाहे तो आप दरभंगा चले जाइए, चाहे आप वहां से बक्सर चले जाइए, चाहे आप से वहां से बिहार शरीफ चले जाइए, चाहे और आगे आप गया चले जाइए, इधर थोड़ा सा बढ़िए बेगूसराय चले जाइए और आगे निकलिए आप वहां से जो इस तरफ लेफ्ट हैंड को चले जाइए, सीतामढ़ी चले जाइए और समस्तीपुर चले जाइए, आप आगे बढ़िए, आप वहां तक चले जाइए, अररिया तक, किशनगंज तक, आप कटिहार तक, पूर्णिया तक, सहरसा तक, आप इधर आ जाइए, इधर चले जाइए भागलपुर, थोड़ा सा और इधर को आइए मुजफ्फरपुर चले जाइए, मुजफ्फरपुर से आगे आप मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सारे इलाके चले जाइए। सड़कों का बुरा हाल है और गंदगी का ढेर है हर शहर में। रोजगार है नहीं। आपके समय में रोजगार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जब आप ये कहते हैं नीतीश कुमार जी, इसी एक सवाल के जवाब से ही आपको पता लग जाएगी सच्चाई क्या है। जिस समय तेजस्वी ने कहा है
कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी का कहना यह है कि कहां से दोगे नौकरी, नौकरियों के लिए पैसा कहां से लाओगे। तो इसका मतलब साफ है कि तुमने तो कोई नौकरी दी नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पैसे की व्यवस्था का ही पता नहीं है। हालांकि तेजस्वी ने जवाब दिया है कि जब 30,000 करोड़ का घोटाला होता है, वो क्या बताएंगे नौकरी के पैसा कहां चलाएंगे। अरे जिस प्रदेश का जो बजट है 2.5 से 3 लाख करोड़ का, लगभग वो 2.5 से 3 लाख करोड़ का बजट है उसका, जो मैं समझता हूं उसका बिहार का, पूरे बिहार का, क्या उसमें से 50,000 करोड़ रुपए लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं निकाले जा सकते हैं क्या? निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं, लेकिन नियत होनी चाहिए, करने की नियत होनी चाहिए। तो तेजस्वी ने कहा है तो निश्चित रूप से सारा हिसाब किताब लगाया होगा कि मैं इतने लोगों को रोजगार दे सकता हूं, सरकारी नौकरी। सर कहने के लिए बात है, तो सर बीजेपी भी तो कह रही है कि 20 लाख लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा, 14 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। चिंता करने की क्या बात, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की वो चल रही है, तो फिर चिंता करने की क्या बात है। तो अगर जो तेजस्वी भी पब्लिक को बीजेपी की तरह गुमराह करने की बात करेंगे तो ये सब सामने आ जाएगा। हालांकि कल तो जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उन्होंने ये कहा कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही शुरू हो जाएगा, ये 10 लाख नौकरियों को भरने का काम शुरू हो जाएगा। ये कहा है उन्होंने, तो कितनी जरूरत है, नहीं कितने बाल का भाई जजमान, ये तो मुहावरा है, कितने क्या दिक्कत है भाई, अभी पता लग जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी आ जाएगा। ये 10 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना है, उसके बाद में सरकार बन जानी है। तो मैं समझता हूं इस साल के अंत से पहले पता लग जाएगी, और आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा कि जो तेजस्वी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी तो बिल्कुल नंगी खड़ी है। जो नीतीश कुमार है, सुशासन नहीं कुशासन बाबू नीतीश कुमार जी को कहा जाए, जिस तरह से उनके हाल में सरकार का हाल है और शासन की व्यवस्था है, तो वो सुशासन नहीं कुशासन बाबू है और वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मान लिया कि नौकरियां नहीं दी जा सकती, क्यों? क्योंकि वहां पे बिजनेस नहीं है और उनमें इतनी समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है जो वहां पर बिजनेस जो डेवलप कर सकें, उद्योग धंधे लगा सकें, नौकरियां दे सकें। तो बिहार में इस बार किस आधार पर वोट पड़ेगा, जाति मैं समझता हूं पड़ेगा या काम को देख के? देखिए, इस हमारे देश में आप इसकी सच्चाई समझिए, जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग एक सच्चाई है, इसे नकार नहीं सकते। ये कम ज्यादा हो सकता है प्रतिशत में, लेकिन एक ये सच्चाई है, आप नकार नहीं सकते। लेकिन इस सब के बावजूद भी बिहार में जो जनता के मुद्दे हैं, मुद्दे कौन से हैं, असली मुद्दे जो है सबको सामने आ रहा है कि एक आपके सामने झूठ बोल रहा है, सरकार लगातार झूठ बोली है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे उसका समर्थन राज्य में हो, और चाहे उसके समर्थित सरकार राज्य में शासन कर रही है वो भी। दूसरा जो समझ में आ रहा है कि असली मुद्दे हैं बेरोजगारी, असली मुद्दे हैं यहां पे स्वास्थ्य की जो समस्या है, असली मुद्दे हैं यहां पे शिक्षा, और इन सब में फेल है, महिलाओं की सुरक्षा करने में फेल है। और इस जो प्रवासी मजदूरों ने इस लॉकडाउन में कोरोना संकट में झेला है वो सबके सामने है, और उत्तर प्रदेश बिहार के ही सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, उन्होंने जो झेला है वो जानते हैं। लेकिन जनता के बीच से ये भी आवाज आ रही है कि इस बार जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं पड़ेगा। तो किस आधार पर वोट पड़ेगा? मैं ये मानता हूं अगर ये नहीं है तो फिर इसी आधार पर वोट पड़ेगा। अगर आप करें आपकी बात को तो मैं ऐसे कह सकता हूं फिर इस आधार पर वोट पड़ेगा जो उन्होंने इस कोरोना काल में या नीतीश के 15 साल में जो भुगता है, देखा है, जो उनका रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया, जो उनके जीवन की सुरक्षा का कोई भी आधार नहीं बचा है, जो मेडिकल फैसिलिटी वहां नहीं है, जो शिक्षा व्यवस्था वहां पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और जो सड़कों की और बाकी जो हालत है, उन सबके आधार पर ही लोग जो वोट देंगे। और वो साफ है कि भैया उन्होंने मन बना लिया है, जो भीड़ उमड़ रही है उसके हिसाब से पता लग रही है कि इनको हटाना है और इनको बनाना है।